बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है दुनिया मेरे आगे और मैं हूं मुश्ताक मिन्हास और मैं हूं नुसरत जावेद। मुश्ताक साहब, बहुत विकीलीक्स हो गई और आज खौफनाक अफसोसनाक धमाका भी हुआ, लेकिन तुम खुद कहते हो कि कबायली इलाकों के बारे में हम इस्लामाबाद, लाहौर और कराची वाले लोग बिल्कुल बेहिस हो चुके हैं। मुझे जो बात सबसे ज़्यादा परेशान किए दे रही है वो ये कि दिसंबर ख़त्म हो रहा है, उससे पहले पहले मियाँ RGST लगवाना है। विकीलीक्स होता रहा, लेकिन इस हुकूमत को मुश्किल आ रही है और उसकी एक बहुत बड़ी निशानी ये है कि आज अमरीकी सफ़ीर गए हैं कराची। वहाँ उन्होंने कराची स्टॉक एक्सचेंज में ख़ताब भी लगाया, उसके बाद गए 9-0। साफ लग रहा है कि विकीलीक्स हो या ना हो, कुव्वतें काम कर रही हैं। मसला ये है कि फौजिया वहाब साहिबा जो स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैन है नेशनल असेंबली में, वो ईवान सदर में उनकी कमिटमेंट्स हैं, उनको फौरी तौर पर मैंने रोका है कुछ हमारे लिए मिनट। अस्सलाम वालेकुम जी फौजिया बीबी, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त का मुकाबला सख्त, सिर्फ ये बात बता दें कि आपकी पार्टी RGST लगा सकेगी? जी हाँ, वो कहते हैं ना कि नियत नेक मंजिल आसान। अगर आपकी नियत यह है कि पाकिस्तान की मईशत को मजबूत करना है और ख़ुद इन्हिसारी की तरफ लेके जाना है, तो मैं समझती हूँ RGST एक मजबूत कदम है। और इस मजबूत कदम के लिए अब ये RGST बाकायदा स्टैंडिंग कमेटी में आ गया है और हमने 3 दिन हमने मीटिंग की जिसमें हमने पब्लिक हेयरिंग की। और इस पब्लिक हेयरिंग में कोई तकरीबन 24 एसोसिएशन किन की थी? इसमें देखिए जी, कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स आया, लाहौर चेंबर ऑफ कॉमर्स आया, इसमें रावलपिंडी, खैबर पख्तूनख्वा, तमाम जितने चेंबर ऑफ कॉमर्सेस हैं उनको बुलाया गया था। और एप्टमा आया है, फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन आया कि टैक्स ना लगाएं। उसमें प्रिंसिपली सब ने ये कहा कि हम इस टैक्स के हक में हैं, हम इस बात के हक में हैं कि इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट होना चाहिए, हम इस बात के भी हक में हैं कि टैक्स नेट को वाइडन होना चाहिए। लेकिन मजे की बात ये थी कि वो सारे के सारे ये कह रहे थे कि आप हमें 0 रेटिंग दें। हम समझ रहे थे कि ये शायद हमसे एग्जेम्पशंस मांगेंगे, लेकिन ज्यादातर का मौकफ ये था, जो जितनी एसोसिएशंस का ताल्लुक ट्रेड एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज से था, उन सब का इसरार ये था कि उनको 0 रेटिंग। डॉक्यूमेंटेशन पर तो एतराज मेरे ख्याल में नहीं होगा, आपने जो भी रेट लगाया है वो टैक्स देने से हिचकिचा रही है। देखिए, ये जितने चेंबर ऑफ कॉमर्सेस हैं और जितने भी आपके पास हमारे पास जो एसोसिएशंस आई हैं, ये फॉर्मल सेक्टर है और ये फॉर्मल सेक्टर में सारे के सारे डॉक्यूमेंटेड लोग हैं। उनको भी इस बात का एहसास है कि हमारी मार्केट में कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि इंतहाई अहम किरदार अदा करते हैं मईशत में, और जो बहुत पैसा भी कमाते हैं, प्रॉफिट भी लेते हैं, लेकिन वो कहीं टैक्स नेट में नहीं आते हैं। तो वो समझते हैं उनका टैक्स नेट में आना जरूरी है। वो तो ये कह रहे होंगे कि तनख्वाहदार तबका तो टैक्स देता है, मगर बड़े जागीरदारों पर टैक्स क्यों नहीं लगाया जा रहा? फौजिया बीबी, आप तो फ्यूडल्स की पार्टी हैं और आप बड़े जागीरदारों की मुखालफत मोल लेना नहीं चाहती और शायद इसी वजह से आप उनको टैक्स नेट पे नहीं ला रही। पहले तो मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि हमारा जागीरदारों की पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं, ये काश्तकारों की, मजदूरों की पार्टी है। हम उनकी नुमाइंदगी करते हैं और उनका जो मफाद है वो हमें दिलो जान से ज़्यादा अजीज़ है, क्योंकि उनके मफादात की निगरानी करने की वजह से ही हम चौथी दफ़ा इख्तिदार में आए हैं और हमें उनका पूरा एतमाद हासिल है। हमारी यही कोशिश है कि किसी के ऊपर बोझ ना पड़े, लेकिन जो हमारे इनफॉर्मल सेक्टर में जो लोग रहते हैं, ज्यादातर उनका ताल्लुक है ज़राअत से या पोल्ट्री एसोसिएशन से है। काश्तकारों के भी नुमाइंदे आप लोगों के पास आए थे? भी काश्तकार क्या कहते हैं और फॉर्मल सेक्टर के लोग बिल आखिर उनकी सोच क्या है? वो ये कहते हैं कि जो एग्रीकल्चरल इनपुट्स पे जो आप टैक्स लगाने जा रहे हैं, यानी ट्रैक्टर है, सीड्स है, फर्टिलाइजर है, पेस्टिसाइड है, और इसके अलावा जो वेरियस इंजन्स और टूल्स जो इस्तेमाल करते हैं, उस पर वो कह रहे हैं कि आप टैक्स लगाएंगे तो ये आप हमें जेरबार करेंगी और उससे जो एंड प्रोडक्ट है वो महंगा हो जाएगा। उन्होंने ये तजवीज़ दी है कि बजाय इसके कि आप इन इनपुट्स पर आप टैक्स लगाएं, आप जो हम अपना फाइनल प्रोडक्ट हम जो तैयार करते हैं, यानी गेहूं है, कपास है, गन्ना है, टोबैको है, जो भी कुछ हम तैयार करते हैं, उसको जब हम मार्केट में फरोख्त करने जाएं,
उस पर आप हम पर लोग कहते हैं कि ये जो मशावरत अब आप कर रही हैं या आपकी हुकूमत कर रही है, ये इससे पहले बिल लाने से पहले क्यों नहीं की गई स्टेक होल्डर से? देखिए, जो हमारे पास 24 एसोसिएशंस आई थी, ये वो लोग हैं जो इस टैक्स को समझते हैं। और मैंने जैसे आपको बताया है कि पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल हुआ या एप्टमा हुई या प्रोसेसिंग मिल्स है या कॉटन जिनर एसोसिएशन है, उनको कोई एतराज नहीं है इस बिल पे और इस टैक्स पे। उनका कहना यह है कि हमें 0 रेटिंग दे दें। लेकिन भाई 0 रेटिंग से उनको क्या फायदा होगा? क्यों? 0 रेटिंग में ये होता है कि वो डॉक्यूमेंटेड तो हो जाते हैं, लेकिन उनको टैक्स नहीं देना पड़ता है। होता यह है कि जो उन्होंने इनपुट पे मुख्तलिफ मरहलों पे जो टैक्सेस दिए हैं, वो उनको रिफंड किया जाता है। 0 रेटिंग जो है हमारे यहाँ 5 सेक्टर्स को दी गई है जो कि एक्सपोर्ट्स करते हैं। वो है टेक्सटाइल, स्पोर्ट्स गुड्स, सर्जिकल आइटम्स, कारपेट्स, और इस तरह के 5 चीजें हैं जिन पर उनको 0 रेटिंग दी गई, क्योंकि वो पाकिस्तान के लिए पैसा कमा के लाते हैं और बड़ी इंपॉर्टेंट उनका रोल है पाकिस्तान की मईशत में। अब हुआ यह है कि उनका देखा देखी बाकी सारे सेक्टर्स जो हैं वो भी कहते हैं कि आप हमें 0 रेटिंग दें, वो एग्जेम्पशन की बात नहीं करते हैं। यहां मैं एक और आपको बात दिलचस्प बताना चाहूंगी कि हमारे पास जो एप्टमा के लोग आए हैं, उनका असरार ये था कि जो 0 रेटिंग उनकी एक्सपोर्ट्स पे है, जो वो डोमेस्टिक मार्केट में सप्लाई करते हैं उस पे भी वो कहते हैं टैक्स ना लगाएं। मसलन आप देखिए, गुल अहमद है जो आइडियाज के नाम से उसका एक आउटलेट है, बड़े इट्स अ चेन ऑफ आउटलेट्स जो उनके पास है। चैन वन है, निशात मिल्स के हैं, बरीजे हैं। आपको पता है ये कितने बड़े आउटलेट्स हैं और कितनी वहां पर वॉल्यूम ऑफ बिजनेस है। ये सारे के सारे टैक्स नेट में नहीं आते हैं। और ये चाहते हैं कि इस आरजीएसटी के तहत चूंकि इन पर अब टैक्स लगेगा, तो वो कहते हैं इसमें हमें 0 रेटिंग दें, हम पर टैक्स ना लगाएं। स्टैंडिंग कमेटी में फौजिया बीबी आपके हलीफ भी हैं, हरीफ भी हैं, आपको टफ टाइम दे रहे हैं। अब तो यहाँ तक हो रहा है मुश्ताक कि फौजिया बीबी, ये भी सुना है, हमने अखबारों में पढ़ा है कि आपको चेयरमैनशिप से हटाने की बातें हो रही हैं इस कमेटी। बल्कि मैं ये कहूंगा कि वो बिल पे तो गौर कम कर रहे हैं, लेकिन आप पर गौर ज्यादा हो रहा है। जी हाँ, वो मुझ पे बहुत ज्यादा फोकस्ड हैं। लेकिन बहरहाल मैं समझती हूँ अगर मुझसे कोई कोताही हुई है, मैं माफ़ी मांगने को तैयार हूँ, लेकिन उनको भी थोड़ा सा दिल अपना वसी रखना चाहिए। देखिए, हमने कोई 10 या 12 स्टैंडिंग कमिटीज़ जो हैं वो अपोजिशन के अराकीन को दी हुई हैं और उन्होंने हुकूमत के अराकीन को बड़ा टफ टाइम दिया है, लेकिन हुकूमती अराकीन ने कभी ये नहीं कहा कि हम इनको हटा देना चाहते हैं। आपके सामने है एजुकेशन की स्टैंडिंग कमेटी, उसमें आबिद शेर अली साहब उसके चेयरमैन हैं, और उनकी जो पॉइंट ऑफ व्यू था या उन्होंने जो स्टैंड लिया था, उस पर बहुत सारे अराकीन थे जो नाराज थे, जो नहीं चाहते थे कि उस पर उनके साथ चलें, लेकिन उन्होंने भी नहीं उनके खिलाफ कोई एप्लीकेशन जमा कराई। पहले स्टैंडिंग कमेटी और फिर कौमी असेंबली से ये बिल मंजूर कैसे होगा? देखिए जी, सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको ये याद रखना चाहिए कि ये बिल जो है वो मेरी पार्टी के लिए नहीं है या ना मेरी हुकूमत के लिए है। ये बिल जो है पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तानी कौम के मफाद में है। तो लिहाजा हमें अब तमाम अपनी जो छोटी पैटी मफादात हैं उसको बलाए ताक रखना पड़ेगा और हमें ये सोचना पड़ेगा कि अगर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, तो हमें अपने टैक्स के दायरा कार में वुसअत पैदा करनी पड़ेगी, उसमें इजाफा करना पड़ेगा। आज आप देख लीजिए, इन्फ्लेशन हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा है। उसकी एक, जहां बहुत सारे अवामिल हैं, वह एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि हुकूमत के पास चूंकि आमदनी नहीं है तो उसको बोरो करना पड़ता है, और जब उसको बोरो करना पड़ता है तो लिहाजा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को नोट छापना पड़ता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हुकूमत के पास इतनी आमदनी हो कि जितनी उसकी ज़रूरियात हैं वो पूरी हो जाए। और ज़रूरियात में सिर्फ ये नहीं है कि 2 गाड़ियां खरीदनी है या 4 खाने करने हैं, ज़रूरियात में पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना है।
बहुत बहुत शुक्रिया फौजिया वहाब साहिबा, हम इस पर मजीद बातचीत जारी यहाँ रखेंगे। इतनी ही जल्दी में हाड़ा हुड़ी में इसाक डार साहब भी हैं और प्लीज उनसे भी इसी तरह मुस्लिम लीग नून सवाल ने सख्त स्टैंड ले लिया है और बिल्कुल इस वक्त नाज़रीन वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। मुस्लिम लीग नवाज का जो स्टैंड है RGST के खिलाफ, उस पर बात करेंगे। इसाक डार साहब से हाजिर होते हैं एक वक्फे के बाद।